जो बिल पास हुआ है, अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है तो वो किसी जमात का अहल भी नहीं बन सकता। ऐसी कोई लेजिस्लेशन अगर होती भी है तो वो लेजिस्लेशन अदालतों में चैलेंज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ हाथ से नहीं गया। ये मुहावरा फिट आता है साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर कि जिनकी अमली सियासत में वापसी के लिए राह हमवार होने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में इलेक्शन बिल 2017 की तरमीम के साथ मंजूरी के बाद अब ये बिल जाएगा दोबारा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए, जहां नून लीग की अक्सरियत मौजूद है। कौमी असम्बली से पास होने के बाद ये बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे और वो पार्टी की सरबराही कर सकेंगे मुस्लिम लीग नून की, जिससे वो महरूम हो गए थे 28 जुलाई के फैसले के बाद। और इसी मामले पर लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत हुई है और शहबाज शरीफ साहब के पहुंचने के बाद दोबारा से मुशावरत होगी, जिसमें नैब केसेस से मुतलिक और पार्टी की सरबराही से मुतलिक भी मुशावरत होगी। और दूसरी जानिब इन्हें 120 के बाद गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में हजीमत का सामना करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और मुश्किल तैयार है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो मुशावरत जारी थी, अब वो अमली शक्ल इख्तियार करने लगी है। और 26 सितंबर को फारूक सत्तार साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान मुलाकात होगी, जिसमें लाया अमल तय किया जाएगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली से मुतल्लिक़। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान हैं उनके। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। लंदन में मुशावरत जारी है, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है और इसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब जब पहुंचेंगे मजीद मुशावरत होगी, जिनमें मुमकिन तौर पर नैब केसेस और पार्टी क़यादत की तब्दीली से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। और मियाँ साहब ने आपसे कुछ देर कबल मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हालात अजीब रुख इख्तियार कर सकते हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि लाहौर में जो कारकुनान की गुमशुदगी हुई है उसकी इंक्वायरी करें। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में जी एक तो अच्छा हुआ कि हमारा मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हुआ, लेकिन यके बाद दीगरे जो मामलात सामने आ रहे हैं और जिस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं, उन फ़ैसलों की रोशनी में अगर आप मौजूदा हालात को देखें तो किसी भी वक्त कोई ऐसा टर्न ले सकते हैं जो अच्छा ना हो। और मेरे ख्याल में शायद उसी तरफ हमारे जो पुराने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने उस जिक्र किया है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि हालात जो हैं वो अजीब रुख इख्तियार कर सकते हैं, तो ये किसका इशारा दे रहे हैं वो? देखें, अगर आप एक फ्रिवलेस एक ऐसी एप्लीकेशन को जिसको आप सितंबर अक्टूबर में फ्रिवलेस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस एप्लीकेशन के ऊपर एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटा दें बग़ैर ट्रायल के, मैं दोबारा कहूँ बग़ैर ट्रायल के, और इसी तरह एक अगर आप ऐसे केसेस जो पहले 10 साल एक डिक्टेटर के और 5 साल एक जमहूरी हुकूमत के, उनमें से कुछ ना निकल सके, वो एक्टिवेट हो जाएं और उनमें से वारंट निकलने शुरू हो जाएं। इसी तरह एक ऐसा केस हुदैबिया का जिसे 2 हाई कोर्ट्स जो हैं उसको वो ख़त्म कर चुके हों, क्वाश कर चुके हों, उसको यकलख्त एक्सटेंशन मिल जाए कि हाँ ठीक है, इसके ख़िलाफ़ आप अपील करें और दोबारा से हुदैबिया को खोलें। इसी तरह अगर आपने दिसंबर 5 का वो फ़ैसला पढ़ा हो जिसके अंदर अदालत के फुल बेंच ने ये फ़ैसला किया था कि वो एक रिपोर्ट को नई मंजर आम पर लाया जाए, पब्लिक डोमेन के अंदर सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको उसी का एक ज़ेली मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो उसको रिवर्स कर दें। जब आप ये तमाम चीज़ें देखें तो आपके जहन में आता है कि ये क्या हो रहा है, ये किस वजह से, क्या कानून तब्दील हो गया है इस 6 महीने में, कोई आइन तब्दील हो गया है, क्या तब्दील हो गया है कि वो तमाम फैसले जो एक रुख के थे वो अब दूसरे रुख के हो गए। आप यही कह लें कि पहला रुख गलत था, सही, मगर बात यह है कि ये इस कदर मुतज़लज़ल फैसले अदालतों के किस तरह हो रहे हैं, और अगर इस तरह होता रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ किसी वक्त गलत हो सकता है। ठीक है मुर्तज़ा वहाब साहब, सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद आपकी जमात कल तरमीम मंजूर नहीं करवा सकी, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है आपकी जमात के लिए या अपोजिशन के लिए? मियां नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में आपने कल तरमीम पेश की थी कि वो ना बन सके अपनी पार्टी के सरबराह, आप वो बन सकते हैं? थोड़ा इसका बैकग्राउंड पहले हम समझ लें। अगर कि जो इलेक्शन लॉ फेडरल गवर्नमेंट ने लेकर आई है, ये बेसिकली मजमूआ है पुराने 8 कवानीन का। उसमें एक कानून पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 भी था, जिसकी शिक 5 ये कहती थी कि जो शख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मजाज नहीं है वो किसी भी सियासी जमात का कोई ओहदा नहीं रख पाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश ये की कि जो नया कानून उन्होंने मूव किया इसके अंदर से ये शिक निकाल दी गई थी।
तो जब ये रिपोर्ट टेबल हुई सेनेट के सामने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और अपनी एक तरमीम जमा कराई सेक्शन 203 इस ड्राफ्ट बिल की, जिसमें हमने अगेन जो पुराना कानून था उसको रीइटरेट किया, क्योंकि कॉमन सेंस यही है कि चूंकि सियासी ओहदों का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। जो शख्स पार्लियामान का मेंबर नहीं बन सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पार्लियामेंट का मेंबर बनने के मजाज नहीं है, रिव्यू एप्लीकेशन उसकी डिसमिस हो गई, तो आप कैसे किसी एक शख्स की मुझे साहब इतना लेट ख्याल क्यों आया आपकी जमात को? ये तो बड़े फोरम से होता हुआ बिल आया था सेनेट में वोटिंग के लिए, पहले कौमी असम्बली में, फिर सेनेट की ज़ैली कमेटी में गया और कल तो आखिरी मरहला था जहाँ पे जाके आपकी जमात ने इसे पोस्ट किया। देखिए, होता ये कि आप हमेशा पुराने कानून को याद रखते हैं। इस कानून में इन्होंने किया ये है कि पुराने कानून को रिपील भी किया, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था, इसलिए वो तरमीम सेनेट के सामने पेश की गई। और जब वो सेनेट के सामने पेश करने के बाद कल उसके ऊपर वोटिंग हुई, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऑपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकेले 26 अराकीन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 27 अराकीन हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 8 हैं, पीटीआई के 7 हैं, जेयूआई के 5 हैं, और इस तरह और भी मुश्तमिल ऑपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट के अंदर। इस तरमीम को पास होने के लिए ज़रूरी ये था कि जो ऑपोजिशन की तमाम जमातें हैं उनको एक साथ हो के एक साथ बैठने के बाद उस तरमीम के फेवर में वोट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब तरमीम पे वोटिंग हुई तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एब्सटेन करने का फैसला किया, और उनमें से एक सेनेटर मियां अतीक साहब ने एब्सटेन करने के बावजूद, पार्टी ने एब्सटेन किया लेकिन वो खुद सेनेट के इजलास में शरीक हुए और उन्होंने इस लॉ के फेवर में, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को के फेवर में नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए लेजिस्लेशन में हिस्सा दिया, जिसकी वजह से PMLN को 38 वोट पड़े और मुत्तहदा ऑपोजिशन को 37 वोट्स पड़े। अगर वो एक वोट मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जाता तो हमारी तरमीम वो कामयाब हो जाती। तो यहाँ पे जो इशू हुआ वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से हुआ। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ अराकीन जो कि सुबह को जुमे की नमाज से पहले सेनेट के इजलास में शरीक थे, जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से भी एक मौजूद रुकन जो हैं वो नमाज के वक्फे के बाद नहीं आए। अगर ये दोनों हजरात आ जाते तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमेंडमेंट थी ये कामयाब हो जाती, और जो कानून साजी फेडरल गवर्नमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए की है वो कानून साजी नहीं हो पाती। सही है। फवाद चौधरी साहब, मुर्जा वाब साहब तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आपकी जमात के ऊपर भी, जो तरमीम मंजूर नहीं हो सकी पीपल्स पार्टी की, और इसके साथ साथ साद रफीक साहब तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को खुश होना चाहिए चूंकि खान साहब को भी इसका कल को फायदा हो सकता है नाली की सूरत में। बैकग्राउंड तो मुर्तज़ा साहब ने, सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने आपको सारा बता दिया, और वो मुनीर न्याजी ने कहा कि कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरिंदा शौक भी सी। तो बात तो मुर्तज़ा की सही है कि तमाम जो अपोजिशन है उसको इकट्ठा होना चाहिए था, और लग यही रहा है कि लाए अमल की कमज़ोरी है, मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, और अगर ये अच्छी तरह मैनेज हो जाता तो बिल पास ना होता। सो जिम्मेदारी तो डेफिनेटली जो है वो बनती है। जहाँ तक अमेंडमेंट का इटसेल्फ लाने का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के जिन लोगों ने वोट दिया है इस शिक में कि एक कन्विक्टेड आदमी भी पार्टी प्रेसिडेंट हो सकता है, देखिए आइन और कानून हर चीज़ का जो है वो हल पेश नहीं करता। एक ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ रख रखाव होते हैं, उनको भी आपने सामने रखना होता है। अगर पार्लियामेंट जो है वो ये समझे कि कन्विक्टेड आदमी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमें लीड कर सकता है, और लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये समझे कि कन्विक्टेड आदमी का कोई इशू ही नहीं है, चाहे उन्होंने 2-3 हज़ार करोड़ रुपया ब्लैक मनी बाहर रख लिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर तो ये बेहिसी की अलामत है। और मैं ये समझता हूँ कि PMLN ने कल ये बिल लाकर एक मॉरल बैंकरप्सी का सबूत दिया, और उन्होंने बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी सरबराही। नून लीग आपको पहले कहती रही, नून लीग आपको कहती रही कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के अंदर आप अपना एक्टिव रोल प्ले करें, लेकिन आपकी जमात जो है वो स्टिक कर गई 4 पॉइंट्स के साथ के यहाँ पे ओवरसीज जो है उनको वोटिंग का हक दिया जाए और साथ बायोमेट्रिक वोटिंग के लिए यहाँ पे किया जाए, इंतजाम किए जाए। तो उसमें आप इन 4 नुकात पे स्टिक कर गए थे, बाकी छोटे छोटे जो नुकात थे उन पे आपने तवज्जो नहीं दी।
नहीं, ये आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। जो इस वक्त का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लॉ है, जो पहले कौमी असम्बली ने पास किया है और अब सेनेट ने पास किया है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही की तरामीम है। और इसके साथ में बिर मुर्तज़ा कहेंगे कि आप अपोजिशन को सिर्फ पीटीआई समझ लेते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी का भी है। सो अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया है और ये बिल जो पास हुआ है इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जाता है। ये जो अमेंडमेंट है ये तो अमेंडमेंट की गई है, इसमें जो मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वो अमेंडमेंट लाई थी, सबसे पहले ये अमेंडमेंट शिबली फराज साहब ने मूव की थी। तो दोनों पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने ये जो अमेंडमेंट है ये पेश की थी और इसको स्किप करना तो पीएमएलएन जाहिर है मेजॉरिटी पार्टी है। फिर जिस तरीके से मूव की गई आपने देखा कि बिल्कुल वो जो सेनेट का इजलास था उससे पहले डिबेट नहीं हुई, मीडिया को नहीं बताया गया, बेसिकली तो बैकडोर से ही ये अमेंडमेंट जो है वो प्रूव करवाई गई। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट क्या सेट की है? पीएमएलएन ने एक नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने के लिए जो तरमीम आपने कहा लाई, बेसिकली नवाज शरीफ साहब को नई लाइफ लाइन देना मकसद था। देखिए, तरमीम तो कानून के अंदर आई है और सेनेट के जो अफराद हैं जिन्होंने कल वोट किया है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि अगर किसी इलेक्शन के अंदर आप हार जाते हैं और कोई और इलेक्शन जीत जाता है तो वो किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए इलेक्शन जीतता है? तो ये सवाल तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा है। आपने एक रिवायत रखी है आइन और कानून के तहत, वहाँ पे चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आपने खुद कहा कि मेजॉरिटी वहाँ पे ऑपोजिशन मेंबर्स की है। आप ही ने बताया कि पीटीआई के एक साहब नहीं आए वोट देने, उनसे पूछा जाए क्यों नहीं आए भाई। आप ही ने कहा कि एमक्यूएम के एक साहब ने इसके हक में वोट दिया, जो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो चीज़ें हैं। अगर आप फाइनेंस बिल और कोई और वो क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर पार्टी लाइन को क्रॉस, उसके अलावा तो आपका जो जहन में होता है आप वोट देते हैं। देखिए बात यह है, ठीक, अगर मैं आपसे ज़रा खुली बात करूं, बात यह है कि जब कोई एक तसलसल के साथ वो जिस तरह के फैसलों का मैं जिक्र कर रहा था, सही, जब इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएं जिसमें विक्टिमाइजेशन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं इसी नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या पीएमएलएन और पीटीआई दोनों डिफेंस मोड में है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आपकी बात से ही मैं आगे बात बढ़ाऊंगा कि नैब में शरीफ खानदान पेश नहीं हो रहा और सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक जो अहकामात थे लाहौर हाई कोर्ट के उसको भी नहीं माना बल्कि उसे चैलेंज किया आपकी जमात ने। तो क्या अब नून लीग डिफेंस मोड में चली गई है? ये मुझे आपकी बात जो है कुछ समझ नहीं आ रही। अगर पीटीआई जो है उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का इमरान खान पे मुकदमा, मैं उस तरफ जाऊंगा, मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। मेरा जवाब यही है ना कि अगर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल अदालत के फैसले को मुस्तरद करते हैं और उसके साथ कंप्लाई नहीं करते तो क्या वो डिफेंस मोड में है? इसी तरह अगर पीपीपी जो है वो जो आरपीपी जिसके ऊपर परसों आपने देखा कि आपको $700 मिलियन बैनुल अक़वामी अदालत ने जुर्माना आयद किया, अगर पीपीपी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक 10 साल से चीख रही है कि ये आपने जो फैसला अदालत ने किया है वो गलत है, तो क्या वो डिफेंस के मूड के अंदर है? अगर कल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा है कि अदालत का फैसला बड़ा अजीब है, असल में तो हम गर्दानते हैं सदर जरदारी को मुजरिम, मुझे मालूम है उन्होंने कत्ल करवाया बेनज़ीर को भी और उनके भाई को भी, तो क्या वो डिफेंस के मूड में है? अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस दिन अपनी, आई होप मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, अगर उन्होंने ये कहा है कि बेनज़ीर के मुकदमे में कितनी अजीब बात है कि जेट ब्लैक लोग जो इसको अदालत के हवाले हमने किया था वो निकल गए, तो क्या वो डिफेंस के मूड के अंदर? जस्टिफिकेशन यह कि तहरीक इंसाफ और दीगर पेश नहीं हो रहे तो हम भी पेश नहीं, हम पेश नहीं। मैंने आपको एक पूरे तसलसल के साथ वो तमाम पेश किए हैं मुकदमात जो पिछले 3rd क्वार्टर यानी अक्टूबर नवंबर पिछले साल से अब तक अपने सर पे घूम गए हैं और उससे सवाल उठता है। अभी मैंने आपसे तफसील की बात नहीं की कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है। नैब को ले लीजिए, चलिए अदालत ने कहा है आप नैब की अदालत में पेश हों, किस कानून के तहत? नैब के कानून के तहत नहीं, क्योंकि नैब का कानून तो ये कहता है कि पहले शिकायत होगी, फिर उस पर तज्जिया करके फ़ैसला होगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी होगी, फिर उस पर फ़ैसला करेंगे नैब के चेयरमैन, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उस पर फ़ैसला करेंगे नैब के चेयरमैन, फिर इस्तग़ासा होगा। अगर सीधी बात इस्तग़ासे पे जानी है तो आप मुझे बताइए कि अब किस कानून के तहत नैब के साथ कोऑपरेट किया जाए? ये एक मखमसा है जिसमें हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये तो अगर
आर्बिट्रेरी इस वजह से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन शॉर्ट कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको एतराज है, उनके तरीकेकार पे एतराज है, तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये है कि ये फैसला तो कानूनी माहिरीन जो सपोर्ट कर रहे हैं इस केस को वो करेंगे और लीडरशिप करेगी। मैं तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो झोल हैं जिसकी वजह से ये तजब्जुब है कि इसके अंदर हमने ज्वाइन करना है इस मुकदमे को या नहीं, मैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सही है। फवाद चौधरी साहब, डिफेंस की बात की जाए तो ये सिर्फ नून लीग पर लागू नहीं होती बल्कि खान साहब पर भी लागू होती है। ना वो इलेक्शन कमीशन में पेश होते हैं, ना वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उन्हें बार बार बुलाती है, वहां भी पेश नहीं होते, तो ये भी तो डिफेंस है। सही। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब ने खुद पेश होना है। थ्रू लॉयर जो है वो इमरान खान हर मुकदमे में पेश है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर कौन सा केस है जहां पे उन्होंने पेश होना है और वहां पे वो नहीं हो रहे? एक केस है एंटी टेररिज्म का, जी एंटी टेररिज्म का केस है। पीटीवी हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस है, वो एंटी टेररिज्म का केस है। इसके अलावा बाकी कोई है तो मुझे बता दें। वारंट जारी हुए खान साहब के, वो अदालत में एंटी टेररिज्म का, तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन के वारंट सस्पेंड हो चुके हैं हाई कोर्ट की तरफ से। तो अगर आप ये यकीन दहानी करवानी पड़ी बाबर इवान साहब को कि खान साहब आएंगे या फिर कोऑपरेट करेंगे? नहीं, कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई, वहां पे तो कोऑपरेट करना है। हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ने गलत वारंट्स जारी किए हैं, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस नहीं है और उन्होंने उसको जो है वो क्वैश किया है। सो पहली बात तो आप जहन में ये रखें कि इमरान खान के कहीं कोई वारंट्स कहीं कुछ नहीं है एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के अलावा। एंटी टेररिज्म कोर्ट में इमरान खान क्यों नहीं जा रहे? हमारा एक मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ हमारा ये है कि आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को टेररिज्म डिक्लेयर नहीं कर सकते। हुकूमत ने गलत तौर के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट लॉ को और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ। अब हम एज ए प्रोटेस्ट उसको केस को वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं आप एज ए प्रोटेस्ट हमें गिरफ्तार कर लें ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रोजाना अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, जलसे करते हैं, पेशावर में हड़तालें होती हैं, पेशावर में जाके किया जाता है, तो हम PMLN के खिलाफ क्या एंटी टेररिज्म के केसेस शुरू कर दें? सो आप एक गलत प्रेसिडेंट कायम ना करें, इसके लिए हम एज ए प्रोटेस्ट उस केस में नहीं जा रहे। इसके अलावा कोई और मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान ने अदालत में जाना है और वो नहीं जा रहे। दूसरी बात, डिफाइंस करना ये होता है कि आप PM हाउस से निकले हैं, आपने GT रोड के ऊपर पूरे वसाइल खर्च किए, वहां पर आपने फौज को गालियां दी, वहां पर आपने अदलिया को गालियां दी, उसके बाद आके आपने अपना वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना दिन रात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अदलिया के ऊपर जो है वो आवाज़ें लगा रही है और जो पाकिस्तान में अमली तौर पे ऊपर हुकूमती निज़ाम मफलूज हो गया हुआ है। आप देखें कि ये हुकूमत करना चाह रहे हैं जहाँ पे इदारों के खिलाफ अगर आप दिन रात, या तो आप फिर इदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक ले आए और हुकूमत करें, अगर आप इदारों के भी आपकी मर्जी पे नहीं चल रहे हैं, आप उनको गालियां निकाल रहे हैं और समझते हैं इदारे हर काम आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? आप इस्तीफा दें और जाके नए इलेक्शंस करवाएं। जमहूरियत में या डेमोक्रेसी में इलेक्शन मॉरल अथॉरिटी के ऊपर होते हैं। इनके पास ना मॉरल अथॉरिटी है ना इनके पास रियल अथॉरिटी है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान इस वक्त एक वैक्यूम में है। पाकिस्तान में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की इंतजामी तौर के ऊपर मफलूज है, मईशत का एक धमाका है जो तमाम मईशतदान जिसके ऊपर बड़े परेशान है। तो सिर्फ हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो प्रोटोकॉल लेने के लिए हुकूमत की जान नहीं छोड़ रहे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहे। चार्जशीट जारी कर दी फवाद चौधरी साहब। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम भी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इनको प्रोटेस्ट है, मैंने तो इतनी लंबी लिस्ट बताई, तो हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम कौन सा अमीर मुकाम जिनके किसी दफ्तर पे चढ़ दौड़े हैं, इन्होंने असेंबली की दीवारें तोड़ी, इन्होंने वहाँ पे शलवारें लटकाई, इन्होंने मुहासरा किया। तहरीके निजात में देखिएगा ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के गेट के ऊपर बैठे हुए थे। चले, ये एक डिबेट है जो कि नाहत अली मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी जमात परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मामला आप उनके साथ जो आपका आजकल चल रही है एक लफ्ज़ी जंग, बजाय से कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस जो है उसमें आप हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करते, उसकी तरफ जाते एक लफ्ज़ी जंग आपने शुरू कर दी है मुशर्रफ साहब के साथ। और वही मुशर्रफ साहब जिनके कवानीन सिंध में तो आपको कबूल नहीं है, लेकिन उनकी आप सेनेट में आके मुखालफत करते हैं। मुझे थोड़ा जो पहले बात हुई है उसमें शरीक होने का आप मौका दें। देखिए, जो अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए लेजिस्लेशन सेनेट से उन्होंने पास कराई है, मैं कानूनी बात इस पे करूँगा, फवाद साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे
कि आपके पास पूरा इख्तियार है कानून साजी करने का, बट अगर कानून साजी करते हैं आप पर्सन स्पेसिफिक किसी एक शख्स को, किसी एक बंदे को बचाने के लिए, तो ऐसी आपको बेशुमार नज़ीरें अवेलेबल हैं हमारे कानून के अंदर जिसके अंदर कोर्ट्स ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है। तो मैं समझता हूँ चूंकि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये लॉ सस्टेन नहीं कर पाएगा, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर साहब ने बात करती है कि ये 28 जुलाई से पहले की ये तरमीम प्रपोज थी के प्रोटेस्ट का, उनको ये भी याद होना चाहिए कि आरपीपी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ साहब गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। जो आज ये सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहे हैं, इनको बुरा भला अपने वजीर खारजा को कहना चाहिए, जो कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गया, उसने जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया, वरना सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये काम नहीं किया था। तीसरी चीज़ जो अभी फवाद साहब और डॉक्टर साहब ने अपने अपने जस्टिफिकेशन दी है कोर्ट के सामने अपीयर ना होने की, देखिए हम सब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर हमारे लिए आईन और कानून इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे लिए इदारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें जो कानून के अंदर दर्ज की हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये प्रोविज़न इमरान खान साहब को दे दें कि नहीं जी मेरा इसके ऊपर सियासी पॉइंट है, ये सियासी मुकदमा है, मैं इस कोर्ट के सामने पेश नहीं होऊंगा, या आप शरीफ खानदान को ये अपॉर्चुनिटी दे दें, या किसी भी खानदान को अपॉर्चुनिटी दे दें जो रूलिंग फैमिलीज हैं हमारे यहाँ, कि वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होंगी और ख़ुद सड़क पर बैठ के फैसला करेंगे, तो मैं समझता हूँ हम खुद जंगल का कानून को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हमें कोर्ट के सामने अपीयर होना चाहिए। हमारा जो डिफेंस है, हम कहते हैं सियासी बुनियाद पे एक केस बनाया गया, हम कोर्ट के सामने ये साबित करें कि मुकदमा झूठा है, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं की, कोई नेपोटिज्म नहीं था, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। ये एक अजीब सी रिवायत हमारे यहाँ आ गई है कि हम कोर्ट को कहते हैं जी हम उसके सामने नहीं जाएंगे, वहाँ बदनीयती हो रही है। इसका फैसला जो है ना वो सड़क पे नहीं हो सकता। और चूंकि मुशर्रफ साहब वाला जो सवाल था मेरा कि सेनेट में उनके कवानीन की हिमायत, सिंध में मुखालफत और उनके साथ लफ्ज़ी जंग क्या करती हैं, अगर वो इस तरह की रिवायत कायम कर देंगी तो कर को हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होऊंगा, और फिर इदारे हमारे कहाँ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए, हमें कोर्ट के सामने अपीयर होना चाहिए, और जो हमारी ग्रीवेंस है, खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है, वो साबित करें झूठा मुकदमा है, कोर्ट क्वाश कर देगा। जैसे कि अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत वारंट इशू किए थे, तो ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उन वारंट्स को सस्पेंड किया। सिमिलरली अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं या उनका ख़ानदान कहता है, इसाक डार साहब कहते हैं कि ये केसेस हमारे खिलाफ बेबुनियाद हैं, गलत हैं, जैसे इसाक डार साहब कहते थे ये केसेस ट्रैश हैं, तो वो जाएं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने, अपना मुकदमा पेश करें और साबित करें कि झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और हम एक्चुअली सादिक अमीन हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे आप देखें कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इन्होंने शुगर मिल्स को गलत ट्रांसफर किया है। ये इस बात का इतना खुला सबूत है कि नवाज शरीफ फैमिली ने जिस तरह अपने इक़्तिदार के अंदर आने के बाद काम किया, वो पर्सन स्पेसिफिक ज़ातियात पर मबनी पॉलिसीज बनाई ताकि अपने आप को फायदा पहुंचा सकें। तो ये नहीं हो सकता कि जो चीज मुझे फेवर करे तो मैं कहता हूं कोर्ट ठीक है, जब तक वो कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहा था तो आप कहते थे बिल्कुल सही कर रहा है, जब तक वो कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वारंट इशू कर रहा था लीडरान के खिलाफ वो ठीक था, लेकिन आज जब आपके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई कर रहा है तो आप इस तरह की रिवायत कायम करें। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो लोग हुक्मरान हैं उनको इस तरह की चीज आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। दे शुड फॉलो रूल ऑफ लॉ। इस बात का फैसला वो खुद नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की अदलिया करेगी कि आया मेरी इंटरप्रिटेशन ठीक है, फवाद साहब की ठीक है या डॉक्टर साहब की ठीक है। मैं जरा डॉक्टर साहब से ले लेता हूं ना, मेरी भी बात एक सेकंड के कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की। हमारा ये हक है बहैसियत वर्षा के कि हम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। हमने अपील दायर कर ली, परवेज़ मुशर्रफ साहब उससे इख्तिलाफ करते हैं, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने आए और अपना डिफेंस पेश करें। ये क्या बात है कि कमर की तकलीफ का बहाना करके या बीमारी का बहाना करके वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो कोर्ट के सामने आने के लिए तो फिट नहीं है, लेकिन टेलीविजन इंटरव्यू देने के लिए वो फिट हैं, टेलीविजन इंटरव्यूज पे आके बड़ी बड़ी बातें करने के लिए वो फिट हैं। तो मैं अगेन बात यही कहूँगा कि हम हर चीज़ को सियासी एस्पेक्ट में चले जाते हैं
इन तमाम चीज़ों की बड़ी बड़ी इम्प्लीकेशन होती हैं। हम सब अगर कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो वी शुड ऑल अपीयर बिफोर द कोर्ट। और आपने देखा है माजी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जो थे वो तमाम के तमाम कोर्टों के सामने पेश हुए। डॉक्टर साहब एक चार्जशीट जारी कर दी है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, दूसरी चार्जशीट आपके खिलाफ आ गई है। देखिए पीटीआई और फिर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ बातें तो आपने कर दी हैं कि ये किसी फर्द के लिए तो कानून बना नहीं है, और ये कानून तो डिस्क्वालिफिकेशन से पहले टेबल हुआ था या आया था। अगर नहीं हुआ था तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है नवाज शरीफ साहब का। आपने अपोज करना है, आप वोट कर दें। अगर किसी ने हक में वोट देना है, आप तो उस फोरम में जिसमें मेजॉरिटी है वहाँ पे वोट हार गए हैं। अब आप किस चीज़ के ऊपर आज कह रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं? दूसरा, कोर्ट इसको रद्द कर देगा, ये आपकी दुआ है और हमें लगता है कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। हमने बाकी जो कोर्ट के जितने फैसले देखे हैं उनके साथ अगर मुताबिकत हुई तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोर्ट का एहतराम के ऊपर इतनी लंबी इन्होंने बात की है तो ज़रा भुट्टो केस का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था उस पर भी तबसरा कर दें, एहतराम करें। फिर तमाम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना है। आप कह रहे हैं सियासी नौयत, यहाँ पे फैसले सियासी नौयत के होते हैं। यहाँ पे खुद चीफ वो जो नसीम हसन शाह साहब थे, उन्होंने खुद टेलीविजन के ऊपर आके ये बात की। यानी पीपल्स पार्टी आज ये बात करे भुट्टो की फांसी के बाद कि जनाब, तो फिर ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो अगर आपका मौक़िफ़ यही भुट्टो साहब के फैसले के मुतल्लिक है तो आप ज़रूर फिर आगे बढ़ाएं। हमारा क्योंकि नहीं है ये मौक़िफ़, हम समझते हैं वो फैसला भी गलत था, हम समझते हैं ये फैसला भी गलत है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब कुछ बात कर लेते हैं अपोजिशन लीडर की तब्दीली के मामले पे। ये यहाँ पर इस एक लम्हे के लिए मैं ये डॉक्टर साहब ने जो जरूर के ऊपर, पहली बात तो यह है कि जो भुट्टो केस का फैसला था उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब थे। तो सर अगर आप भुट्टो केस को नहीं मानते हैं तो फिर भुट्टो नुसरत भुट्टो केसेस में आपने उसके बाद जो आप 10 साल जो आपकी सियासत में एंट्री हुई, सबसे पहले आप उस पर माफ़ी मांगें और उसके बाद अपनी क्लीन स्लेट करके आगे चले। दूसरी बात यह है, इन कोर्ट्स को पीसीओ कोर्ट्स के साथ इक्वेट करना और जनरल ज़ियाउल हक की बनाए हुए उस अदालती निज़ाम से इससे इक्वेट करना, ये तो बिल्कुल एक सरासर ज्यादती की बात है। तीसरी बात यह है, उससे पीछे अयूब खान ने कोर्ट्स बनाई थी। तीसरी बात यह है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि आगे चले जाइए, थोड़ा आगे चले जाइए, तो आगे चले जाए ना। अगर आप समझते हैं कि मौजूदा कोर्ट्स भी अगर आप समझते हैं कि मौजूदा कोर्ट्स पपेट कोर्ट्स हैं तो आप बताइए कि क्या जनरल कमर बाजवा भी आपके खिलाफ है, क्या जनरल नवीद मुख्तार भी आपके खिलाफ है? और जो मैंने पहले पॉइंट के ऊपर अर्ज किया कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान से लेकर के तमाम मुजरा टीवियों पे आते हैं, वो अदलिया को बेनुकत सुनाते हैं, वो फौज को बेनुकत सुनाते हैं और उसके बाद वो हुकूमत भी करना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर अदलिया उनके साथ नहीं है, अगर फौज उनके साथ नहीं है, तो क्या वजह है? खुद नवाज शरीफ ने कहा था कि फैसला लिखा कहीं और गया है, सुनाया सिर्फ जजेस ने। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ये PMLN की ये लॉट जो इस वक्त काबीना में है और जो हुकूमत कर रही है, क्या इनका मकसद सिर्फ अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करना है? अगर अदलिया इनके साथ नहीं है, फौज इनके साथ नहीं है, दे शुड जस्ट क्विट। अवाम हमारे साथ है, इलेक्शन जीतते हैं, 120 का मुकदमा देख लें, हार के आए हैं, अभी हार के आए हैं। सफा वाला चौक के अंदर खड़े होके आपने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के ऊपर रेफरेंडम है, क्यों बोला आपने? इलेक्शन आपकी फेवर है तो फिर आप समझिए आप इलेक्शन हार गए हैं। अभी हुए 70% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। तो जब इलेक्शन का वक्त आप चाहते हैं 70% लोगों ने आपको छोड़ दें। जब आप जिस दिन शाम को 8 बजे के प्रोग्राम में कहा जाए इलेक्शन करवा लें, उस दिन करवा लें। नहीं, एक हल्के आप इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन तो पॉपुलैरिटी डिटेल नहीं आइन के तहत एक आइन आप अगर इतने तगड़े हैं तो इलेक्शन करवाएं ना। हमारा जी चाहेगा उससे पहले लोगों का मैंडेट लेकर आए हैं तो इलेक्शन करवाएंगे, नहीं जी चाहेगा नहीं करवाएंगे। आपके और फवाद चौधरी साहब के कहने पे इलेक्शन करवाएंगे। हर ज़िमनी इंतखाब ये हार कर आए हैं, क्या बात कर रहे हैं ये? इलेक्शन जीते अवाम हमारे साथ है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की कौमी असम्बली में तब्दीली से मुतल्लिक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते हो रहे हैं, ये क्या रंग लाएंगे, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में राब्ते हो रहे हैं। 26 सितंबर को बाज़ाब्ता मुलाकात होनी है शाह महमूद कुरैशी साहब की और फ़ारूक सत्तार साहब की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए लाएअमल तय किया जाएगा। तो नून लीग को, हुकूमत को कौन सा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ज़्यादा सूट करता है, शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर खुर्शीद शाह साहब?
देखिए ये तो ऑपोजिशन का प्रोगेटिव है, गो के ये ऑपोजिशन का काम है, इसका प्रोगेटिव है उनका, वो किससे इल्हाक करते हैं, किसको रिप्रेजेंट, जिस तरह हाउस का प्रोगेटिव है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होगा उसके अंदर हुकूमत क्या कह सकती है, वो तो फैसला जो है वो ऑपोजिशन को करना है। पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना है कि उनका ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, और ये भी उनका हक भी है और फैसला भी है और उनकी स्ट्रैटेजी भी है। बज़ाहिर ये पिछले दिनों में जो कुछ पीटीआई के साथ उनका ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई जब ये कैंपेन चल रही थी पीएमएलएन के खिलाफ, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ टैक्टिकल हो कि इस मामले पे हम एक दूसरे के साथ हैं, मगर बज़ाहिर एज अ कॉमन मैन उनकी पोजीशन थोड़ी सी होती जा रही है, नहीं हो रही, कंफ्यूजिंग होती जा रही, नहीं जी कंफ्यूजिंग होती जा रही, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, नहीं हमारे दिमाग में, सिर्फ मेरे दिमाग में हो सकता है ना आ रही हो, मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब बड़ी क्लियरली बता पाएंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, मगर बहरहाल ये ऑपोजिशन का हक है, ये पीपल्स पार्टी का भी हक है कि वो अपना इल्हाक करे और अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दोबारा से मजबूत करें अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी मूवमेंट बनती है, और बाकी लोगों का भी हक है कि अब तो सेनेट के अंदर भी एक जो इम्प्रेशन था कि अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी कल इम्प्रेशन टूट गया है तरमीम के बाद। मैं समझता हूँ, देखें आप इसको बहुत ज़्यादा अगर पोलराइज नज़र से देखेंगे तो आपको उसमें क्या क्या दिखेगा। जिस तरह हम पोलराइज नज़र से देखते हैं, आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो लगता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कोई चीज़ कार फरमा है, लेकिन ठीक है, लोग गए हैं, उन्होंने वोट दिया है, अगर आपको नई ये कबूल, तो आप कोई नया एक और अमेंडमेंट लाएं और उसको इस पूरे सिलसिले को जो हुआ है उसको शुरू करें और उसको तब्दील करवाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने कुछ चीज़ों पे जिन पे आप असूली तौर पे जिनसे आप मुत्तफ़िक हैं, आप इस वजह से कहें कि इस वक्त आपको फैसला हो रहा, फ़ायदा हो सकता है, हो रहा नहीं है, ये तो पार्टी फैसला करेगी, हम फैसला करेंगे कि कौन हमारी पार्टी के चेहरे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी मडल हो रही है पीपल्स पार्टी की पोजीशन। पीपल्स पार्टी कभी ऐसा दिखता है कि पीटीआई के साथ है, कभी ऐसा दिखता है कि कुछ उनकी सुलह सफाई हो गई है दीगर ताकतों के साथ, कभी ऐसा लगता है कि वो जमहूरियत में हमारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो क्लैरिटी लाएंगे तो फिर लोग उनके साथ फैसला कर पाएंगे कि उनके साथ खड़ा होना है या उनके खिलाफ खड़ा लेकिन पंजाब जो कि मेन बैटलफील्ड है, मेजर बैटलफील्ड है, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी गेन नहीं कर पाई। मेरे ख्याल में बहुत सारे दावे थे कि पंजाब के अंदर जरदारी साहब ने डेरे डाल लिए, बिलावल भुट्टो साहब ने डेरे डाल लिए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 1414 देखिए स्पीकर साहब का जो बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर 800-900 वोट पड़ा उनको, और अब 1400 वोट पड़ा उनको। 1400 वोट उस हल्के से जहाँ से भुट्टो साहब जीते हों, बिल्कुल। या ये लाहौर गढ़ हुआ करता था, हमें याद है जब बचपन में पीपल्स पार्टी के यहाँ पे झंडे आपको नजर आया करते थे, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जो अपने एक तरह से एक अपॉर्चुनिस्ट। वाचर साहब से रब्ता हमारे साथ बहाल हो गया दोबारा से। वाचर साहब, नंबर गेम पूरी है क्या पीटीआई के पास कायदे इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए? देखिए ये अभी फारूक सत्तार साहब से शेड्यूल है, अभी मुलाकात होगी फारूक सत्तार साहब से, शामिल कुरैशी साहब की और हमारे वफद की, उसके बाद ही कुछ सिचुएशन जो है वो सामने आएगी। अभी तो बड़ी इनिशियल सतह के ऊपर बात है, लेकिन बहरहाल ये जरूरी है कि जो रियल अपोजिशन है वो उसको आना चाहिए। इस वक्त डायलेमा ही यही है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत कर रही है पार्टी, उसी की एक इत्तेहादी पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है, जिसकी वजह से मामला चल रहा है। अब ये देखिए ये वो मडल्ड वाली बात को ये दोबारा से ये भी वही बात कर रहे हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।